जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि आज हम बहुत लेट हो गए और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बारिश बहुत ज़्यादा थी और रोशनी उतनी पर्याप्त नहीं थी, नेट की भी प्रॉब्लम थी और इसलिए हम उसे समय पर शुरू नहीं कर पाए। लेकिन चलिए, देर आए और दुरुस्त आए। आज है तारीख 29 और 12 शनिवार, यानी वीकेंड है। और शनिवार को हमने कल ही आपको ये घोषणा कर दी थी कि हम एक विशेष जो बात है या विशेष जो सब्जेक्ट है उस पर हम आपकी डिबेट जरूर करवाएंगे। आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम जवाब जरूर देंगे। तो वो जो एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आज दिन भर की जो तमाम अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूं कि आज क्या कुछ रहा सवाई माधोपुर जिले और गंगापुर सिटी में या उसके आसपास। बात करते हैं कोरोना की। तो अगर कोरोना की बात की जाए तो सर, कोरोना का मामला बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में आज 50 नए केस आए हैं और ये अब तक के सबसे ज्यादा केस है एक दिन के अंतर्गत। सवाई माधोपुर के अलावा कोटा से भी ये खबर आई है कि वहां जिला कलेक्टर ने अब आने वाले 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है, यानी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन रहेगा कोटा में। लेकिन कोटा में सिर्फ जो नगर निगम वाला परिक्षेत्र है उसी में रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहेगा, क्योंकि कोटा में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे। दूसरी बात यह है कि मौतों का जो आंकड़ा है कोटा में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा था कि साहब, हमारे सुनने में ये आया है कि शायद गंगापुर सिटी में भी लॉकडाउन लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई चांस अभी गंगापुर सिटी में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो केसेस आ रहे हैं वो इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, वो भी एक दिन या 2 दिन छोड़ने के बाद में। दूसरी बात यह है कि आज जो 50 केस आए हैं वो खंडार, बौली और सवाई माधोपुर से ज्यादा हैं। गंगापुर सिटी के अभी भी किसी भी केस की आज पुष्टि नहीं हुई है। तो गंगापुर सिटी में संपूर्ण लॉकडाउन का अभी कोई चांस नहीं है। इस गलतफहमी को आप निकाल देना और अभी तक जो चल रहा है वैसा ही शेड्यूल अभी तक चलेगा। आगे कोई इसके बारे में अगर एडवाइजरी होगी तो डेफिनेटली हम आपको देंगे। ये कोरोना का मामला है। अब बात करते हैं क्राइम रिपोर्ट में कि साहब, क्राइम में सवाई माधोपुर जिले में या गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ। तो सवाई माधोपुर से आज सुबह सुबह हमारे पास में एक खबर आई कि खंडार तहसील के गांव बड़पुरा में आज एक किसान के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि प्रथम दृष्टि में यह केस हत्या का नजर आया। दरअसल बड़पुरा का रहने वाला जो किसान है हेमराज गुर्जर, वो डेली अपने बाड़े में सोता था जहां वो पशु बांधता था और रात को भी वो वहीं सोने गया था। लेकिन सुबह जब वो घर नहीं लौटा तो परिजन वहां गए और देखा कि वो बाड़े में ही फंदे से झूलता हुआ पाया, लेकिन उसके दोनों जो हाथ हैं पीछे की साइड बंधे हुए थे। खंडार पुलिस को सूचना दी और थाना अधिकारी विनोद कुमार वहां पहुंचे पुलिस जाब्ते के साथ में। और जब वहां देखा जाकर के मामला तो ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मामला हत्या का कहीं ना कहीं नजर आया। तो ये एक दुखद घटना जो है खंडार से हमारे पास में सुबह सुबह खबर आई। खंडार के बड़पुरा गांव का ये मामला था और जो मृतक था उनका नाम था हेमराज गुर्जर। इसके बाद में सवाई माधोपुर मुख्यालय से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई। दरअसल देर रात को रणथंभौर स्थित होटल मूल में रेव पार्टी और कॉइन पर रुपए का दाव लगाकर जुआ खेलते 34 लोगों को गिरफ्तार करा। ये अब तक का सवाई माधोपुर जिले में बहुत बड़ा मामला है। दरअसल क्या है कि कुछ इस तरह के मामले देखने में आ रहे हैं। रणथंभौर एक पर्यटक क्षेत्र है और वहां पर रेव पार्टी करना, जबकि रेव पार्टी इनलीगल मानी जाती है। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि कुछ महिलाएं, 7 से या 8 महिलाएं भी लिप्त थी, जिनको पुलिस ने सूचना पर दबिश दे करके गिरफ्तार किया। पार्टी का आयोजन जयपुर के रहने वाले अशफाक ने किया था, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और क्रिप्टो करेंसी या कुछ इस तरह की करेंसी वहां मिली थी, मतलब कैसीनो की स्टाइल में वहां लोग जुआ खेल रहे थे। 34 लोग थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक बड़ी कार्रवाई थी जिसको अंजाम दिया गया सवाई माधोपुर पुलिस के विशेष पुलिस के द्वारा। तो सवाई माधोपुर से खबर थी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी या उसके आसपास। गंगापुर सिटी के अलीगंज गांव से एक मामला आया सुबह, जिसको हमने लाइव दिखाया था जी न्यूज पोर्टल ने, कि एक पागल कुत्ते के काटने से 2 महिलाएं और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए और राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में अभी भी उनका इलाज जारी है। तो ये एक लाइव हमने आपको खबर सुबह दिखाई थी। इसके अलावा आज जल कोरोना के बीच में ही इस त्योहार को सेलिब्रेट किया लोगों ने। डोले वगैरह नहीं निकले, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से मंदिरों में भगवान को जल विहार के लिए लेकर के गए और कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन जरूर किया गया। लेकिन कुछ ऐसे वाकया भी थे जहां से गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया गया। ऐसी खबरें आई थी हमारे पास में। नादौती से हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी हैं, उन्होंने खबर भेजी थी कि वहां भी
जल जुलनी एकादशी के तहत भगवान की जो है जल विहार की जो झांकी है वो निकाली गई थी, लेकिन लोग बिना मास्क के थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों ने नहीं किया। तो ये जरूर एक सोचने का मुद्दा जरूर है। देखिए, कहीं ना कहीं हम सामान्य होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल एडवाइजरी है उसका पालन तो हमको करना ही है, और तभी हम ये रोक सकते हैं। कोटा में अगर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा तो उसका कारण ये था कि वह कम्युनिटी सेपरेटिंग हो रही थी अब वहां पर, यानी समुदाय में संक्रमण फैलने का डर था, और इसी को लेकर के ये कड़े कदम उठाए गए थे। तो ऐसा ना हो कि ये हालात करौली में या सवाई माधोपुर जिले में भी क्रिएट हो जाए, तो इनका हमको जरूर पालन करना है। खूंटला गांव में चाकूबाजी की घटना हुई थी, इसके बारे में कल हमने आपको खबर दिखाई थी। आज पुलिस ने वहां मौके पर पहुंच करके मौका मुआयना किया, वहां का नक्शा बनाया, और मुझे खुशी है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहां दबिश भी दी, लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। लेकिन सदर थाना प्रयास पूरा कर रहा है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि आदतन अपराधी है, और लोगों का कहना था कि लगातार हफ्ता वसूली करना, लोगों से आप लूटपाट करना, ये आम बात है उन लोगों के लिए। तो पुलिस जरूर इस पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा आज एक और ऐसा मामला आया जो थोड़ा सा चौंकाने वाला था। मुख्य बाजार में स्थित SBI की जो बैंक है, वहां एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी जब पैसा निकालने के लिए गए और उन्होंने 50,000 रुपए की रकम अपने थैले में रखी, तो उनके थैले में चीरा लगा करके किसी ने, और वो 50,000 रुपए पार कर लिए। पीड़ित बहुत दुखी था, उसने तुरंत हालांकि थाने में इस बात की रिपोर्ट दे दी, और CCTV कैमरों को भी पुलिस खंगाल रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या उसकी पहचान की जा सके। शाम होते होते एक खबर और आई कि उदय मोड़ पर एक गौवंश नाले में गिर गया। लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी उसको निकाला नहीं जा सका। पदम जी वहां पहुंचे। पदम जी, क्या मामला था और क्या हुआ था उसमें? उदय मोड़ पर गहरे नाले में एक गौवंश गिर गया था। काफी लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बाद में मेरे पास लोगों ने फोन किया, फिर लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 6 बज गए थे। 6 बजे बाद कर्मचारी नगर परिषद चले जाते हैं, जैसे भी चले गई। इंतजार करते करते काफी देर हो गई। फिर बाद में अपन गौवंश को बचाने के लिए रस्सी रखते हैं, डिग्गी में से रस्सी को निकाला और उसको नाले में कूदकर उसको बांधा और खिंचवा के निकाल दिया गया। हाँ, हमारे पास में कमेंट आया है आलमगीर खान का, सर आवाज साफ नहीं आ रही है। आलमगीर जी, मैं आपको बता दूं कि आज हम इंडोर में रह करके ये शूट कर रहे हैं, प्रोग्राम लाइव आपको दिखा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो, बट मेरे ख्याल से आवाज सही आ रही होगी आप लोगों के पास में। थोड़ा सा मौसम का तकाजा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। इसके अलावा हेमंत सोनी ने भेजा है कि चंबल के पानी और कुसाल लेक की क्या अपडेट है। कुसाल लेक का काम चल रहा है हेमंत जी, लेकिन धीमी गति से चल रहा है, इसकी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। रही बात चंबल के पानी की, तो चंबल का पानी गंगापुर सिटी में आ चुका है, और यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था वहां इकट्ठा भी हो चुका है, और वहां से सप्लाई भी शायद शुरू कर दी गई है। गंगापुर सिटी के अंदर हिंगोटा पर काफी बड़े टैंक बनाए गए हैं। एक टैंक की 40 लाख लीटर पानी आता है, उसमें दूसरा 80 लाख लीटर एडवांस रहता है। तो कुल मिलाकर के जो पानी की समस्या है जी, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 7 से 9 टंकियों का नया निर्माण किया गया है, और उसकी कनेक्टिविटी का जो काम है वो अमृत योजना के अंतर्गत चल रहा है। विष्णु जी ने पूछा है कि पदम भाई को नींद आ रही है कि? पदम जी, नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हो गए थे हम आज, इसके लिए हम माफी चाहेंगे आप लोगों से। आवाज गूंज रही है, धीरे धीरे बोलें, गिरीश अग्रवाल जी ने कहा। बिल्कुल, हाँ, ये हो रहा होगा क्योंकि ऑटो इको बन रहा है जब हम बंद कमरे में हैं, इसलिए। तो ये बात है। बाकी इसके अलावा और आज की कोई बड़ी खबर या बड़ी अपडेट हमारे पास में नहीं थी। अब हम बात करेंगे उन एक्सपर्ट के साथ में जिनसे हम नई शिक्षा नीति को लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हैं। और आवाज की जो प्रॉब्लम चल रही है, चलिए उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। सर, ये ईयरफोन दे दो। हाँ, अनलॉक 4 की भी गाइडलाइन आ चुकी है, जारी हो चुकी है, और इसको मेरे ख्याल से हम पेज पर डाल देंगे। और एक दुखद खबर जरूर है सर, कि स्कूल और कॉलेज जिनकी उम्मीद हम ये कर रहे थे कि वो 1 सितंबर से खुलने वाले हैं, वो स्कूल और कॉलेज अभी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी कि वो 30 सितंबर तक खुलेंगे, और अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत से अलग कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। पहले बीच में आजादी दे दी थी थोड़ी सी राज्यों को केंद्र सरकार ने कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लॉक और अनलॉक, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी राज्य अब बिना केंद्र की अनुमति के
अपने हिसाब से लॉक या अनलॉक का फार्मूला इजाद नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखिए, अब साफ कह दिया गया है कि साहब 30 सितंबर से पहले स्कूल खुलने का चांस नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि 9वीं से और 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो अपने टीचर से मिलने जा सकते हैं, उनके साथ अपनी सब्जेक्ट या अपनी पढ़ाई को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से संभव नहीं है। बाकी इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं रविकांत जी, आर्यभट्ट कोचिंग के संस्थापक हैं, उसके ओनर हैं, और पिछली बार जब इनको हमने आपके सामने रूबरू करवाया था तो बहुत सारी अच्छी जानकारियां युवाओं को और बेरोजगारों को मिली थी, और उस वक्त हमने आपसे वादा किया था कि नई शिक्षा नीति को लेकर के आपके जितने भी जहन में सवाल हैं उनका खुलासा हम जरूर करेंगे अपनी अगले हफ्ते की जो प्राइम टाइम शो होगा और वीकेंड होगा उसमें। तो रविकांत जी आप आए, इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे क्या आवाज गूंजेगी नहीं और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। रविकांत सर वेलकम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ पोर्टल में। और आज थोड़े से लेट हम हो गए क्योंकि थोड़ा सा मौसम ने साथ नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से अब आवाज़ सभी को साफ आ रही होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे तो अब गूंजेगी भी नहीं आवाज़ और स्पष्ट आप लोगों के पास आएगी। आया कोई फीडबैक ऐसा कमेंट्स? तो लोगों से कमेंट्स ज़रूर लेते रहें कि शायद आवाज़ अच्छी आ जाएगी तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों को समझा पाएंगे। तो आप में से जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं एक बार ज़रूर हमें बता दें कि सर आवाज़ अब ठीक हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है और हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ सही है। चलिए, तो फीडबैक आ गया हमारे पास में कि सर आवाज़ अब ठीक आ रही है। तो नई शिक्षा नीति, बहुत सारे सवाल आपके जहन में हैं, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हैं कि नई शिक्षा नीति है क्या चीज़ साहब? क्या 10वीं की बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो अब हटा दी जाएगी? अगर ये शुरू होगा तो कब से शुरू होगा? क्या कुछ बदलने वाला है एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत? इन तमाम सवालों का जवाब आज हमारे एक्सपर्ट हमें देंगे। तो रविकांत सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आखिर इस नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी क्यों? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देखिए, किसी भी देश की शिक्षा उसके समग्र विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है। अब हमारी जो शिक्षा है वो 10+2 लेवल की जो शिक्षा हम करवा रहे थे, वो मेरे हिसाब से या फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्लान बनाया है, ये हमारी जो शिक्षा है वो रोजगार परक शिक्षा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा रही थी। हाँ, मतलब इसमें ये समझिए आपके बस डिग्रियों का एक झमेला उत्पन्न कर सकती है। बाकी इसमें अगर आप ये कहें कि कुछ रोजगार मिलेगा तो वो मतलब बहुत कम है। ज़्यादातर लोग बस ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो उसके लिए ताक झाक में लगे रहते हैं। बाकी रोजगार परक शिक्षा इसको नहीं कह सकते। जैसे जापान की बात आप करें तो वहाँ क्या है, वहाँ हर किसी व्यक्ति की नौकरी तो नहीं है, लेकिन वहाँ की शिक्षा इस प्रकार की है कि वहाँ टेक्निकल इतना ज़्यादा है कि वहाँ के मतलब कोई भी सामान आप लीजिए तो जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। तो कुल मिला के शिक्षा से समग्र विकास और इसको रोजगार उपयोगी बनाने के लिए इसको जो है नई शिक्षा नीति को लाया गया है। अच्छा, नई शिक्षा नीति का आपने पूरा एनालिसिस किया है, उसको पढ़ा है, वाकई में ये शिक्षा नीति जो नई अब 34 साल बाद इसमें बदलाव किया गया है, तो क्या वाकई में अब ये जो शिक्षा नीति है या जो ये बदलाव आया है ये लोगों की बेरोजगारी खत्म करेगा, युवाओं की? हाँ, जिस तरीके से अगर इसको जमीनी स्तर पर ये लागू हो जाती है, अगर 6, 7, 8 जो इसका तीसरे नंबर का पार्ट है, अगर वो अच्छे से लागू हो गया तो मेरा मानना यह है कि वोकेशनल कोर्स जो इसमें आएंगे उससे रोजगार उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब बेरोजगारी कम हो सकती है अगर ये लागू होगी तो। मतलब लागू होने का मतलब लागू ऐसे नहीं फील्ड एग्जीक्यूट हो, मतलब कागजों में लागू हो गई और जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं। कागजों में लागू नहीं, अगर जमीन पे अगर ये लागू हो गई तो फायदा होगा। अच्छा, पहले की शिक्षा नीति जो थी 10+2, उसका मतलब क्या था? 10+2 का मतलब बहुत सिंपल था कि राज्य सरकार जो भी होती थी वो 12वीं तक बच्चे को अपनी निगरानी में रखती थी। जैसे आपने देखा होगा, बिहार बोर्ड से मैंने 10वीं किया है, मैंने मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है, मैंने अजमेर बोर्ड से किया है ना। तो 10+2 का मतलब बहुत सीधा सा था कि 6वीं क्लास मतलब 6 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। पहले मतलब ये निकलता था उसका 6 साल के बच्चे के स्कूल जाने के बाद में उसमें 1 से 10 तक की क्लास पढ़ेगा, उसके बाद में वो स्ट्रीम अपनी बदल लेगा, बदलने के बाद वो आर्ट में होगा, साइंस में होगा या कॉमर्स में होगा, वो 12th में चला जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन चला जाएगा। तो ये 10+2 का लेवल था। ये जो पहले की शिक्षा थी वो 10+2 इस तरीके से चलती थी।
अच्छा, अब इसमें मूलभूत जो परिवर्तन किया गया है वो किया गया है 5+3+3+4। 5+3+3+4, इसको कैसे समझा जाए? अब देखो, इसमें सबसे पहले आप +5 की बात करते हैं अपन। सबसे पहले हम जाते थे 6 साल का बच्चे को हम एडमिशन लेते थे, 6 या 5 या 6 के आसपास। अब इन्होंने क्या बनाया है कि 3 साल के बच्चे को आप स्कूल भेजो। अच्छा, उसमें जो उम्र का क्राइटेरिया है वो घटा करके 3 साल कर दिया। 3 साल कर दिया, मतलब +5 का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजो। ठीक है। 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती थी, इसमें क्या था कि ये के कस्तूरी रंगन की कमेटी बनी थी। देखो, इसके थोड़ा बैक में अगर अपन चलते हैं तो 2014 में जब चुनाव हुए थे तभी से इन लोगों का ये प्लान था कि शिक्षा नीति को बदला जाए। तो पहले तो TSR सुब्रमण्यम स्वामी की 5 लोगों की कमेटी बनाई गई। उसमें 2015 में एक मसौदा तैयार किया, लेकिन उसको इन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा। उसके बाद में 16 में फिर एक कमेटी तैयार की गई के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये इसरो के वैज्ञानिक थे, तो इनके नेतृत्व में जो कमेटी तैयार की गई तो इन्होंने एक मसौदा पूरा तैयार किया और मुझे लगता है शायद 29 जुलाई को इसमें कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। तो इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले ये देखा गया कि बच्चा स्कूल जा क्यों नहीं रहा है, मतलब वो क्यों डरता है उससे स्कूल जाने से। तो बच्चे को 3 साल के को आप स्कूल भेजो, लेकिन उसको स्कूल में पढ़ाना नहीं है आपको। उसमें भी 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको अगले 3 साल तक पढ़ाओ मत आप। अब पढ़ाओ मत तो क्या करवाओ उसको, फिर खिलाओ उसको, केवल और केवल मात्र उसको खिलाइए आप, मतलब उसे एक माहौल दीजिए, माहौल दीजिए। सीधी भाषा में कहें तो अपने यहाँ पे जो चलता है वो क्या चलता है, प्ले ग्रुप, LKG और UKG। वो मतलब प्ले ग्रुप, LKG और UKG। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ये कहती है कि प्ले ग्रुप, LKG, UKG कुछ नहीं, तुम उसको केवल खेलने के लिए छोड़ दो। अब प्रॉब्लम ये है कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास खेलने की व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, क्योंकि विद्यालय तो लगभग ऐसे हैं जो एक बिल्डिंग में चल रहे हैं, जिनमें भी 3-3 शिफ्ट चलती हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अब कैसे वो माहौल तैयार हो पाएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि 3 साल तक बच्चे को केवल खिलाते रहिए आप। ठीक है, जिससे बच्चे के मन से ये भय निकल जाए कि स्कूल कोई मतलब बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, एक कसाई जो है एक बकरे को लेके जा रहा था। अब वो बकरा जो है बड़े जोर जोर से चल रहा था, तो अचानक जो है बच्चे ने पूछा कि ये बकरा रो क्यों रहा है। तो उसने कहा कि इसको ऐसे ऐसे कसाई ले जा रहा है। तो बच्चे ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सोच रहा है इसको स्कूल ले जा रहे हैं इसलिए रो रहा है। तो मतलब एक उसके मन में भय अपने आप उत्पन्न हो रहा है, वो डर रहा है। तो उस डर को खत्म करने के लिए के कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये कहा कि भाई 3 साल तक आप बच्चे को केवल खेलने दीजिए, पहले वो माहौल दीजिए, उसके बाद में अब 3 साल आपके हो गए, +5 की बात कर रहा हूं मैं। अब 2 साल और बचे हैं आपके पास, तो अब बच्चे की उम्र हो जाएगी 6 साल। 3 साल का बच्चा गया तो बात वही हो गई, पहले हम 6 साल का बच्चा भेज रहे थे, अब 3 साल का भेज रहे, लेकिन 3 साल उसको खेलने दीजिए उसमें। अब ये लोग उसको प्ले ग्रुप, LKG, UKG वही बना के छोड़ेंगे या खिलाएंगे ये तो मालूम नहीं। उसके बाद वो 1st और 2nd में हो जाएगा। तो ये +5 का मतलब है 3 साल खेलने के प्लस पहली और दूसरी, तो 2 साल उसके। इसमें उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई उसकी परीक्षा नहीं होगी, वो सीधा दूसरी क्लास को पास कर लेगा। तो ये ऑटो प्रमोट होगा, वो ऑटो प्रमोट होगा, मतलब उसके मन से कोई एग्जाम का कोई भूत नहीं होगा। अब ये बात एक अलग है कि स्कूल अपने स्तर पे ही कोई परीक्षाएं लेने लग जाए या कुछ इस प्रकार का लेने लग जाए, तो वो मैं नहीं कह सकता। बाकी इसके अकॉर्डिंग ये है 3 साल खिलाइए, पहली और दूसरी में उसको पास करिए और केवल उसको खिलाइए, बस मेन चीज उसका ये टारगेट है। +5 का मतलब ये है। अब अगले 3 यानी तीसरी, चौथी और पांचवी। अब तीसरी, चौथी और पांचवी यानी अगले 3 साल की अगर हम बात करें तो अगले 3 साल में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी मतलब थर्ड फेज से मतलब 2nd फेज से। 1st फेज तो हो गया ना आपका +5, फिर 2nd फेज आएगा अगला +3 वाला, तो ये 2nd फेज हो गया। इसमें बच्चे को तीसरी, चौथी और पांचवी एक्टिविटी प्लस स्टडी, मतलब उसकी शिक्षा को बंद नहीं करेंगे अपन, लेकिन उसको खेलने से भी बंद नहीं करेंगे। ठीक है, यानी एक्टिविटी प्लस स्टडी, तो इन चीजों में रहेंगे। दूसरा है उन्होंने बोला है कि इसको मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। हाँ, ये भी एक इशू आया था कि कुछ मातृभाषा जो है वो भी यहीं से उसको ज्ञान दिया जाए। हाँ,
इसको मतलब जैसे ही आप पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाबी में पढ़ाइए, गुजरात में रहते तो गुजराती में पढ़ाइए, महाराष्ट्र में रहते तो मराठी में पढ़ाइए, राजस्थान में रहते तो राजस्थान के हिसाब से पढ़ाइए। लेकिन इसमें यह भी नहीं है कि आप इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते। जैसे कई लोगों के मन में ये वहम है कि अब हमारा बच्चा इंग्लिश में नहीं पढ़ेगा, तीसरी चौथी पाँचवीं जब वो पढ़ेगा तो तीसरी चौथी पाँचवीं में उसकी इंग्लिश तो बंद हो गई, अब कैसे काम चलेगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ऐसा केवल और केवल मात्र चाइना में है। चाइना की बहुत बड़ी समस्या है, आप ये ध्यान रखिए। चाइना के अंदर जो मंदारी भाषा चलती है तो उसमें वहाँ ये है कि वहाँ कर्नल रैंक का जो आदमी है ना वो भी इंग्लिश को मतलब नहीं जानता। ये समझिए आप 99.99% वो अपनी भाषा ही जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये है कि आप अपनी भाषा में ही पढ़ाई पूरी करते हैं। अब वहाँ के लोगों के सामने ये बहुत बड़ी परेशानी है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने दरवाज़ों को बंद नहीं किया है, केवल ये कहा है कि आप मातृभाषा में ही बच्चे को विकल्प दिया। हाँ, कि आप मातृभाषा में पढ़ाएं। अब इसमें ये भी है कि आप दबाव भी नहीं बना सकते। जैसे कई बार होता है ना, इंग्लिश मीडियम ही है मेरा स्कूल तो, और आप गए और आपने कहा साहब मेरा बच्चा तो राजस्थानी में पढ़ेगा या मराठी में पढ़ेगा, तो वहाँ एक प्रेशर होता है स्कूल वाला का नहीं तो हम तो जो है इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश में। तो वो प्रेशर जो है ना वो खत्म हो गया। अगर बच्चा चाहे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बच्चा चाहे तो मराठी में पढ़े, बच्चा चाहे तो गुजराती, मतलब जिसकी जो मातृभाषा है उसमें वो पढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि इंग्लिश को खत्म कर दिया गया। और मेरा भी पर्सनल व्यू ये है कि इंग्लिश को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इंग्लिश खत्म करना समझदारी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, वो जोड़ने वाली एक भाषा है, तो वो जरूरी है। एक चीज आप ये भी ध्यान रखो, भारत चाइना से मेरा ऐसा मानना है केवल एक चीज में आगे है, विदेशों में नौकरी पाने में। और वो केवल और केवल मात्र इसलिए क्योंकि भारत का आदमी टूटी फूटी अंग्रेजी तो कैसे भी बोल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ का मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ जो मेरे हिसाब से लिखना नहीं जानते लेकिन वो अंग्रेजी बोल देते हैं। जैसे पुष्कर में एक वीडियो बहुत दिनों पहले, मतलब अभी पुष्कर में वो विदेशी पर्यटक जो आए थे और वो ग्रामीण महिलाएं थी, हाँ वायरल हुआ था। तो उसमें उन्होंने देखो व्यापार का उनका जो तरीका था वो क्या था, वो लिखना नहीं जानते। मैं भी पुष्कर गया हूँ, मैंने भी उन लोगों से बात की है, लेकिन उन्होंने बताया कि सर हम लिख नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि इंग्लिश को खत्म करना भी नुकसानदायक है। अब चाइना उसका जो भुगतान है वो कर रहा है, मतलब वो चाइना का आदमी कहीं नहीं कर सकता, वो हून चूंग 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 वही कर सकते हैं, बाकी वो समझेगा कौन उसको। तो इसलिए इंग्लिश का विकल्प इस समय भी है। ऐसा मैंने बहुत लोगों को मेरे पूछा, अरे यार अब तो ये क्या होगा, पूरा हिंदी हिंदी हो गया, इसको हिंदू से बढ़ावा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि अगर मातृभाषा में किसी बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसकी समझ तेज हो सकती है, क्योंकि उसका दूसरा कारण है कि अपनी मातृभाषा में जो बच्चा जितना अच्छा ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। तो मतलब दोनों ही विकल्प ठीक हैं। अच्छा, ये हो गया अपना दूसरा फेज। अब आता तीसरा, फिर 30 +3 6, 7 और 8। हाँ, इसमें क्या एक्टिविटी रहेंगी? इसमें क्या रहेगा देखिए, पहला फेज हो गया था, पहली और दूसरी में आगे थे, इसको फाउंडेशन के नाम से उन्होंने नाम दिया है, फिर दूसरा प्रिपरेटरी के नाम से दे दिया, तीसरा जो 6, 7 और 8 के नाम से इसको मिडिल फेज उन्होंने नाम दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एक तो इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है, मतलब इसमें भारतीय भाषा को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, एक भारतीय भाषा का होना तो विशेष रूप से जरूरी है। प्लस अब इसमें जो मैं बता रहा था ना कि रोजगार परक शिक्षा, वो इसमें यहाँ से चालू हो जाएगी। कैसे? सबसे पहला काम है कंप्यूटर कोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा 6 क्लास से। ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 6वीं क्लास से सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएगा, नहीं, लेकिन शुरुआत है, वहां से शुरुआत हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा जानना सीख जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। हाँ, कि कंप्यूटर में कॉर्ड्स किस प्रकार से लगते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वोकेशनल कोर्सेज चालू हो जाएंगे यहाँ से, व्यावसायिक कोर्स। जैसे कि अपन किसी की रुचि है कि यार मैं तो सिलाई करना, बच्ची है वो चाहते मैं सिलाई करना चाहती हूँ, कोई है मैं बढ़ई का काम करना चाहता हूँ, कोई कुछ मछली पालन करना चाहता है, कोई कुछ, मतलब डिफरेंट प्रकार के वोकेशनल कोर्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन वोकेशनल कोर्स को आप किसी के भी अंडर में करते हैं या स्कूल के माध्यम से आप करते हैं या कोई बाहरी व्यक्ति भी इसको करवाता है जो ऑथेंटिक है उसके लिए, वो उसके मार्क आपको देगा। वेरी गुड। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। जैसे आपने सिलाई सीखी
और किसी ऑथेंटिक किसी संस्था से सीखी आपने, तो वो आपको मार्क देगा कि इसकी ये है, तो वो आपकी 6th 7th 8th का जो आएगा उसमें वो नंबर जो है आपके ऐड भी होंगे। तो ये वोकेशनल कोर्स को लाना एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मतलब यूं समझिए कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में रोजगार परक शिक्षा भी लेना आपने स्टार्ट कर दिया। इसलिए ये शिक्षा नीति रोजगार परक साबित हो सकती है अगर ये जमीनी स्तर पर उतर गई तो कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रही होंगी और बहुत उपयोगी हो रही होंगी और आप लोगों तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँच रही होगी अब स्पष्ट रूप से, ये मेरा मानना है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ कि वोकेशनल हो गया, 6ठी 7वीं और 8वीं एक भारतीय भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, ये भी हो गया। इसके अलावा आपने व्यावसायिक पढ़ाई भी कर ली और इसके आपको मार्क भी मिल रहे हैं, प्लस वो आपके सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं इंदराज भी होगी, दर्ज भी होगी कि आपने एक एडिशनल ये चीज़ भी शामिल की है। अब अगली बात, हमारा जो अगला टॉपिक जो आता है वो आता है +4। हाँ, तो अब देखिए आप +5 में तो हो गए, आप दूसरी क्लास में हो गए थे, +3 में आप पहुंच गए थे 5वीं क्लास में, बिल्कुल, फिर अगले +3 में आप 8वीं में पहुंच गए, अब आपके +4 है, +4 तो इसका मतलब आप 12वीं में पहुंच गए, 8 और 4 12, बिल्कुल, तो आप 12वीं क्लास में हो गए, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम स्ट्रीम चेंज करना पड़ता था हमको, जैसे पहले हम स्ट्रीम बदलते थे, कोई कहता मैं साइंस में हूँ, कोई कहता था मैं आर्ट्स में जा रहा हूँ, नहीं 9th और 10th में तो नहीं, 9th मतलब 10th जूनियर और सीनियर में आप स्ट्रीम बदलते थे। अब इसमें यहाँ से क्या होगा कि अब आपको स्ट्रीम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप साइंस कॉमर्स आर्ट ये सब खत्म हो गया है जी। मतलब आपको लग रहा है यार मुझे मेरा तो बायोलॉजी बहुत अच्छा है, चलो बायोलॉजी पकड़ लिया, फिर लग रहा है कि यार मैं बायोलॉजी के साथ साथ पॉलिटिकल बहुत अच्छी है यार, मेरे पॉलिटिकल पढ़ने में रुचि है, मैंने पॉलिटिकल भी एक पकड़ लिया। किसी को लग रहा है मेरा अकाउंटिंग बहुत अच्छा है कॉमर्स से, तो अब उससे पकड़ लिया। अब इसको क्या कहेंगे, अब ये कॉमर्स वाला भी आ गया, ये आर्ट वाला भी आ गया, ऐसा है। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये हो गया कि इसमें से स्ट्रीम खत्म हो गई। अच्छा, कोई कैटेगरी नहीं है अब कोई कैटेगरी नहीं है, प्लस बच्चे के मन से एक हीन भावना खत्म हो गई। पहले ये साइंस वाला है, ये साइंस वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं आर्ट वाला हूँ तो थोड़ा सा कमजोर हूँ, ये कॉमर्स वाला है, इनकी मतलब ये B.Com है तो ये तो बेकाम के, इनका कोई मतलब आपके दिमाग से भी वो निकल जाएगा कि यार इसकी परसेंटेज कम बनी है तो ये तो साइंस ले ही नहीं सकता, साइंस ले नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा पहले मतलब एक हीन भावना से, जैसे किसी ने ले लिया यार ये फलाना आदमी आर्ट से है, क्या ले रखा है भैया, आर्ट ले रखा है। अब उसके सामने बड़ा टेंशन, मतलब वो बोलने में उसको शर्म आती थी कि यार मैंने आर्ट ले रखी है। और एक साइंस में जिसने बायोलॉजी ले ली या मैथ में ली, जो भी लिया उसने, साइंस में कोई भी अपने आप एक और अलग बन जाता है, एकदम से अरे यार मैं साइंस वाला हूँ, एक कॉमर्स वाला आ गया, तो इन दोनों के सामने आर्ट वाले की बेचारे की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है यार मैं तो बहुत कमजोर हूँ, चाहे उसकी 90% बनी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आर्ट में हूँ। तो ये हीन भावना खत्म हो जाएगी। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है, बच्चों का भी मानसिक तनाव दूर हो गया और घर वालों का भी हो गया। एक तो सबसे बड़ा है नो स्ट्रीम, मतलब इसके अंदर स्ट्रीम नहीं होगी। मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब है कि आप जो सब्जेक्ट चाह रहे हैं वो चुन सकते हैं 9th से ही। हाँ 9th से, जो आपको लग रहा है कि यार मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट आपने चुन लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिया है। अब ये कैसे होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये हो गया, जैसे अपन यूं समझें कि महात्मा गांधी नरम दल के नेता हैं। अब सामने वाला माइंड को डेवलप करना चाहता है, मान लो वो पूछ ले कि यार महात्मा गांधी के हाथ में बंदूक होती तो फिर क्या होता। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब इस प्रकार की शिक्षा को बनाया जाएगा। प्लस इसमें एक विदेशी भाषा को भी अपन पढ़ सकते हैं, मतलब अच्छा ये सुविधा दी जाएगी विदेशी लैंग्वेज जो अब तक एडिशनल थी, मतलब अलग से अब नहीं है। और कुछ विशेष स्कूलों में ये सुविधा, कुछ विशेष स्कूलों में अब ये है कि अगर आप चाहें तो आप विदेशी भाषा भी एक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा ये भी है कि आप चाइना की भाषा नहीं ले सकते अभी फिलहाल की स्थिति में। ये फिलहाल की स्थिति में है वो बिल्कुल, वो लेकिन मेरा मानना है वो चेंज, वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो ये मान लीजिए, बाकी वो चेंज हो जाएगा। वर्तमान में ये है कि आप चाइना की लैंग्वेज, मंदारी लैंग्वेज आप नहीं ले सकते। अब उसके पीछे ये है कि लद्दाख का मामला ये वगैरह ये सारे चल रहे हैं इनकी वजह से, लेकिन मेरा मानना ये है कि देना चाहिए। देखो भाषा लड़ाई चल रही है अपनी जगह, लेकिन लैंग्वेज पढ़ो। अगर हम मंदारी सीखेंगे तो हम उनके वहाँ व्यापार करेंगे, तो ये सारा सब कुछ पॉसिबल। लेकिन मेरा मानना है आने वाले समय में ये भी लागू हो जाए। अभी तो आप सारी भाषाएं बोल ही सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, लेकिन चाइना की भाषा नहीं ले सकते। तो ये
9 से लगा करके 12 तक का सिस्टम रहेगा। ठीक है। तो ये आपका अगले +4 हो गया। 5 + 3 + 3 + 4, इसका मतलब ये है। तो अब बात आती है कि 10th बोर्ड खत्म। नहीं, 10th का बोर्ड देखो, अभी प्रेजेंट की बात अपन करें तो जो बच्चे 2022 तक एग्जाम देंगे, अगर कोरोना अब निपट गया जल्दी से, तो मेरा मानना है कि 2022 या 23 में, 22 तक या 23 तक, तो जो बच्चे हैं 22 तक जो रहेंगे बच्चे, उनको तो बोर्ड एग्जाम देनी है। 2022 तक, 2020 चल रहा है, तो 20 वाले जो बच्चे हैं उनको तो लगेंगी, वो तो 2021 में बोर्ड की एग्जाम देंगे ही देंगे। देंगे। लेकिन मेरा मानना 22 वाले बच्चे भी बोर्ड की एग्जाम देंगे, क्योंकि अभी इतना जल्दी आना नहीं है, मतलब अभी तो टाइम लगेगा, टाइम लगता है, तो कोरोना ही चल रहा है अभी तो इससे निपट जाएं। उसके बाद 2022 तक तो मेरे को लग रहा है कि शायद होगा नहीं, तो 2022 तक तो जो स्थिति है वही सेम रहेगी। लेकिन 2022 के बाद मतलब 23 में बोर्ड एग्जाम तो होंगी, लेकिन सेमेस्टर होंगे फिर। अच्छा, मतलब ये खत्म हो जाएगी परीक्षा। एक साल में आपकी 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगी, एक बार ऑब्जेक्टिव होगी, एक बार आपकी थ्योरेटिकल होगी। तो मतलब सेमेस्टर हो गए, हर 6 महीने में एक परीक्षा। तो आपके वो लास्ट के +4 वाले हैं ना, लास्ट के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल होते नियम से, तो उसमें आपकी परीक्षाएं तो 4 लगनी चाहिए, लेकिन अब 8 लगेंगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ, मतलब 6 महीने के हिसाब से, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा उनका। मतलब वो जो एग्जाम है ना, वो खत्म करके सेमेस्टर लागू कर दिया, तो अब 8 एग्जाम होंगी। और 2022 तक तो बच्चों को अब अभी सोचना नहीं चाहिए, 2022 तक तो जो है वो ही रहेगा। तो जिन पेरेंट्स के बहुत सारे मेरे पास में सवाल आए थे और स्टूडेंट्स के आए थे कि साहब क्या 10th की एग्ज़ाम अब बोर्ड होगी या नहीं होगी, तो मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2022 तक तो अभी कोई संभावना नहीं है कि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम ना देनी पड़े। अभी तो देनी पड़ सकती है, तो आप लापरवाह ना हो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल यथावत रखें। अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, तो अभी स्टडी भी शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम वापस उस दुनिया में पहुँच पाएंगे। अब बात आती है ग्रेजुएशन कितने साल का होगा फिर? देखो, ग्रेजुएशन में वैसे तो ये कहा गया है कि एक एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। मतलब वही आप जो उस दिन बता नहीं, वो तो रेलवे की परीक्षाओं के लिए किया, लेकिन ये बड़े लेवल पे नहीं। जैसे आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, तो सबसे पहले आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को एनटीए लेगा। एनटीए वो एजेंसी है जो बड़ी बड़ी एग्जाम जैसे सीटेट हो गया या अपना नेट हो गया, इन सबको लेता है, एनटीए लेता है ज़्यादातर। ये नीट की परीक्षाओं को भी वही लेता है शायद, एनटीए मेरे हिसाब से। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर कॉलेजों में एडमिशन होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें कॉलेज बाध्य नहीं है। अब बाध्य नहीं है तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है, वो मान लो उसको हमने बॉन्ड किया ही नहीं है, तो वो तो कह देगा यार मेरे को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के अभी तो ये है, लेकिन अगर ये बाध्यता इसमें कर देंगे तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब बात आती है ग्रेजुएशन होगा कितने साल का। तो ग्रेजुएशन होगा 4 साल का, 3 साल का भी होगा, 1 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा, 4 साल का भी होगा। पूरा ग्रेजुएशन अब होगा 4 साल का। कैसे? जैसे आपने 1 साल फर्स्ट साल में आप जाएंगे, पहले साल में तो आपका ग्रेजुएशन हो गया। सेकंड में जाएंगे तो फर्स्ट साल में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे मान लो आपने 1 साल पढ़ाई की फर्स्ट ईयर की, कोई आपको काम आ गया, कुछ भी XYZ, आपने वो पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। तो आपकी वो पढ़ाई जो 1 साल की, अब प्रेजेंट टाइम की शिक्षा नीति के अनुसार वो 1 साल पढ़ाई आपकी खत्म हो गई। बिल्कुल, है ना? आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अब अगर वो मान लो भविष्य में कभी दोबारा पढ़ना चाहे तो वही फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा कि फर्स्ट ईयर अगर उसने कर लिया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस पर आएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब समझ जाओ कि इस व्यक्ति ने 1 साल का ही ग्रेजुएशन किया है। वेरी गुड। अगर वो व्यक्ति 2 साल पढ़ लेता है, 2 साल के बाद उसको छोड़ देता है, तो उसके उस पर लिखा आएगा डिप्लोमा 2 साल वाले के पे। अगर वो 3 साल का कर लेता है तो उस पर लिखा आएगा डिग्री। अच्छा, डिग्री 4 साल का अगर वो कर लेता है तो उस पर लिखा आएगा रिसर्च। ओके। अब ये 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। अब मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए अचानक 2 साल में आपने कहीं पढ़ाई को छोड़ दिया,
और आपको लगा यार मैं 10 साल बाद आपने कोई काम किया, यार मैं तो यार पढ़ लेता तो बढ़िया रहता। अब की शिक्षा नीति के अनुसार ये है कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा, आप री एंट्री का ऑप्शन है उसके अंदर, यानी कि वो 2 साल जो आपने पहले दिए हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस आप 1 साल का करो तो 3 साल में आपको फिर डिग्री वो जमा करा देंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। आपको अगर आप और 2 साल कर लेते हैं तो वो डिग्री प्लस रिसर्च, तो आपको रिसर्च का मिल जाएगा कि आपने 4 साल का। अच्छा, इससे तो बहुत बड़ा फायदा ये है कि एजुकेशन जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं। देखो अब इन्होंने क्या है 50% लिटरेसी रेट हायर एजुकेशन में रखा है इन लोगों ने, 50%। 100% तो खैर पॉसिबिलिटी है नहीं हायर एजुकेशन में। अपने यहाँ छोटे बच्चों का ही लगभग 90% ही आता है, 100% तो वो ही नहीं है। तो हायर एजुकेशन में इनका टारगेट है 50%। अभी प्रेजेंट टाइम में 25% के आसपास है, 25-26% के आसपास अपन का जो है जो ग्रोथ है वो लगभग इतना है। तो इन्होंने 50% का टारगेट उसमें रखा है। वो इसीलिए रखा है कि आप पढ़ो, कैसे भी करके अपना जो लिटरेसी पावर है उसको बढ़ाओ। चाहे भले ही आपको 1 साल पढ़ लिए तो भी हम तुम्हें ऐसे नहीं कह रहे कि तुम्हारी डिग्री खत्म हो गई, हम दे रहे हैं आपको। आप 3 साल बाद आप आए, जैसे आपने कभी एक पिक्चर देखी हो शाहरुख खान की, मैं हूं ना, उस पिक्चर में भी शाहरुख खान ऐसे ही जो है चला जाता है, फिर वो 8-10 साल बाद वापस आता है, फिर वो पढ़ाई स्टार्ट कर देता। तो लगभग मैं हूं ना की तर्ज पे ही ये जो है आप वापस अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के री एंट्री का एक ऑप्शन इसमें डाल दिया, तो बहुत ये प्लस पॉइंट ही अपन इसको मान के चलते हैं। कुल मिलाकर के यह है कि सरकार का एक ही मोटिव है कि किसी भी तरीके से साक्षरता दर बढ़ाई जाए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के प्रति लगाव हो, झुकाव हो, और हर बच्चा जो बुनियादी जिसका हक है तालीम हासिल करना, उसे तालीम मिले। और दूसरी बात, हमारी शिक्षा बेरोजगार ना बनाए बल्कि लोगों को रोजगार भी दे, और वो कहावत ना दोहराएं कि ना पढ़ते तो खाते 100 तरह कमा कर, कि कम से कम पढ़ रहे हैं हम तो अब कमा करके नहीं खा सकते। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी शिक्षा नीति है, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हम ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे विषयों पर हम इसी तरह रविकांत जी से बात करते रहेंगे। और आखिरी में जाते जाते रविकांत जी, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा, इससे वर्तमान में फ़ायदा है या नुकसान है, ये ज़रूरी है या नहीं था? देखो, इसमें एक चीज़ और रह गई इसके अंदर। जैसे ग्रेजुएशन की बात जब मैं कर रहा था तो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे, जैसे मान लो गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भर्ती निकलती है तो उसमें फिर कौन सा ग्रेजुएशन माना जाए। जैसे उसमें लिख के डाल देंगे ग्रेजुएशन जिसने कर रखा होगा वो फॉर्म अप्लाई कर दे। अब ग्रेजुएशन कौन सा माना जाएगा? तो 3 साल का जो ग्रेजुएशन है, जिसको डिग्री कोर्स अपन कहेंगे, वो गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में एप्लीकेबल माना जाएगा। ये तो होता है एक प्रक्रिया, मतलब ये काम की बात इसको अपन बिल्कुल कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब रही बात इसके फायदे की, तो फायदे में ये है कि इन्होंने बोला है कि 6% हम जीडीपी का ले आएंगे। अभी देखो 3-3.5% के आसपास शिक्षा पे खर्च करते हैं जीडीपी का, अगर 6% कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने जो फायदे की बात ये है कि वोकेशनल अगर ये चालू कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। मेरे साथ मेरा मानना है वोकेशनल आना बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। वोकेशनल अगर सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी शिक्षा नीति की, शिक्षा ही नहीं है। हाँ, मतलब हम रोजगार के लिए तो कुछ पढ़ नहीं रहे। तीसरा ये है कि इन्होंने 50 टॉप मोस्ट विदेशी यूनिवर्सिटियों को अपने यहाँ पे बुलाया है, मतलब, लेकिन वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियों के। तो टॉप मोस्ट विदेशी यूनिवर्सिटी अगर इंडिया के अंदर आती हैं तो इंडियन यूनिवर्सिटी प्लस विदेशी यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो उससे एक लेवल अपना क्वालिटी सुधरेगी। प्लस ये भी है कि विदेशी यूनिवर्सिटी अगर अपने यहाँ पे आएगी तो 50 करोड़ रुपए उसका वो मतलब वो जमा कराएगी पहले यहाँ पे। वो इसलिए कि मान लो अभी मैंने फीस जमा करा दी, अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मान लो यहाँ आ जाती है और वो मेरी फीस लेके भाग गई। अब मैं कैम्ब्रिज कहाँ जाऊंगा, मैं ढूंढता डोलू यार कैम्ब्रिज कहाँ, ढूंढो यार कैम्ब्रिज को, कैम्ब्रिज कहाँ है। तो कुल मिला के उसका 50 सिक्योरिटी मनी उसकी 50 करोड़ रुपए। तो एक विदेशी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो इंडिया में आएंगी तो आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट इसको मान लेते हैं। तो और जो अपना टेक्निकल है, मतलब जो ऑनलाइन वगैरह के हैं, तो इनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये इसका फ़ायदा ही है। मतलब अगर अपन यूँ कहें कि 90% अगर इसको मार्क दें, 90-95% अगर मार्क दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ये ज़मीनी स्तर पर लागू हो गई तो ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी रहेगी।
तो कुल मिलाकर के यह है कि नई शिक्षा नीति को लेकर के जितने सवाल हमारे जहन में थे वो हमने रविकांत जी से पूछे और उन्होंने सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से और खुल करके दिया। और उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप भेजिए हमारे पास में, और हम अपने एक्सपर्ट से उनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे और आप तक उनका जवाब ज़रूर पहुँचाएंगे। क्योंकि आज हम बहुत लेट हो गए थे, शुरुआत भी बहुत देरी से हमने की, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बाकी गंगापुर सिटी और उसके आसपास की तमाम खबरें हमने आपको बता दी, सब अपडेट हमने आपको दे दी। कल है रविवार, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन ज़रूर करिए। बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है और कल पूर्ण लॉकडाउन है तो उसका पालन आप सभी को करना भी है। और कल संडे है तो कुछ अच्छे और प्यारे से प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के ज़रूर आएंगे। कल रात 9 बजे हम आपसे जुड़ेंगे सीधे, मैं और पदम जी। तो आपकी जो समस्याएं हैं और आपके जो सवाल हैं उनका हम सीधा डायरेक्टली लाइव जवाब देंगे। तो कल रात 9 बजे जुड़ना मत भूलिए हमसे। और ये ज़रूरी था क्योंकि लगातार पिछले संडे को भी हम आप लोगों से नहीं जुड़ पाए थे, एक हफ्ते के गैप के बाद में। अब ये ज़रूरी हो गया कि आप लोगों के सवालों का जवाब भी देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए, खबरें शेयर करते रहिए और जो भी सुझाव हैं आपके वो हमारे पास भेजते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और रविकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और समय समय पर दर्शकों को जानकारियाँ आप ज़रूर देते रहें, ये हमारी है। और बेस्ट ऑफ लक जो BSTC की एग्ज़ाम है और PTT की एग्ज़ाम है उनके लिए भी हमारी ओर से बहुत बहुत गुड लक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्ते गंगापुर।